नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, अपना सवाल पूछिए, नंबर नोट कीजिए 022-2300-1634। ये पहला नंबर और दूसरा नंबर है 022-2300-1635। इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील साहब और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। बीरेन जी, भाविक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सोने से। फेड के मिनट्स जारी होने से पहले सोने की कीमतों में एक दायरे में कारोबार हो रहा है। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो कीमतें 56,000 के आसपास ट्रेड हो रही हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी कोई खास एक्शन दिख नहीं रहा है। तो बीरेन जी से उनका टेक लेते हैं। बीरेन जी, फेड के मिनट से बुलियन मार्केट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, साथ ही ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से क्या आज सोने में खरीदारी करनी चाहिए? लास्ट मीटिंग के बाद जो कुछ डेटा आए हैं, जॉब डेटा या इन्फ्लेशन डेटा या रिटेल सेल्स या वेज इन्फ्लेशन, सभी डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है और अपसाइड एस्टिमेट को ओवरशूट किया है। तो मिनट्स में तो लास्ट मीटिंग की चर्चा हुई होगी, बट बाजार कहीं ये समझने की कोशिश में है कि आगे का जो फर्स्ट मीटिंग आएगा ये मार्च में, तो उसमें रेट हाइक 25 आता है या 50 बेसिस आता है। तो अभी जो मेजर वरी है वो रेट हाइक की ही बनी हुई है और डॉलर की हिसाब से सभी रिस्क ऑन कमोडिटी यानी मेटल, गोल्ड, बुलियन, एनर्जी सभी दबाव में है। एब्सोल्युटली। भाविक जी, आपकी भी राय ले लेते हैं। आपकी राय क्या होगी सोने पर, खासतौर से अगर हम बात करें तो? गुड इवनिंग दीपक जी। देखिए सोने 2 दिन में अगर देखें तो बहुत ही नैरो रेंज में छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आज जैसे आपने बताया कि एफओएमसी की मिनट्स पब्लिश होने वाली है और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो मिनट्स एटलीस्ट लास्ट के जो डेटा है, एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी एटलीस्ट 2023 में रेट कट तो नहीं लग रहा है, बट एटलीस्ट 2 या 3 बार रेट हाइक भी हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट। और उसकी वजह से ही हमने डॉलर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली और सारे एसेट क्लास है उसमें करेक्शन देखने को मिला है। तो एटलीस्ट आज के दिन मैं यही बोलूँगा कि एक ओवरनाइट कैरी पोजीशन मत कीजिए, क्योंकि कल गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है और मार्केट ने एटलीस्ट 60-70% तो एंटिसिपेट कर दिया है कि 2 और रेट हाइक तो आ सकती है मिनिमम। बट आज के दिन अगर मुझे लग रहा है कि फिर भी 56,000 जो एमसीएक्स का लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कल भी वहीं से सपोर्ट लिया था, तो आज भी अगर 56,000 के करीब नीचे डिप मिलता है इंट्राडे पर्पस, तो 56,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 55,800 का। चलिए, तो ये है सोने पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय। अब ज़रा चांदी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, सोने के मुकाबले चांदी में गिरावट ज़्यादा है। ग्लोबल मार्केट में भाव 2.5 महीने के निचले स्तर पर दाम बने हुए हैं। एमसीएक्स पर 350 रुपये गिरकर भाव 65,700 के करीब पहुंचे हुए हैं। बीरेन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे चांदी पर आपका नज़रिया क्या है सर? सिल्वर में आपकी बात सही है, थोड़ा करेक्शन थोड़ा डीपर है, क्योंकि उसका रनअप भी ऐसा ही तीव्र था। लास्ट सितंबर में 52,000 से बढ़ के 71,000 तक गई थी। अब इसमें ऐसा लग रहा है कहीं कि 63-64 के आसपास कहीं प्राइस स्टेबल होने चाहिए। ट्रेंड तो अभी भी इसका डाउन साइड का है। मोमेंटम भी डाउन साइड मोमेंटम थोड़ा एक्सीलरेट हो रहा है। बेस मेटल में जो सेल ऑफ है उसकी भी थोड़ी नेगेटिव असर चांदी पे दिख रही है। ऑल राइट सर। भाविक जी की भी राय ले लेते हैं। भाविक जी, जैसे हम बता रहे थे कि सोने चांदी दोनों में दबाव है, लेकिन ज्यादा दबाव चांदी में दिख रहा है, तो आपकी राय क्या होगी सर चांदी पर? जी, जैसे बीरेन सर ने बताया कि एटलीस्ट अगर थोड़ा लॉन्गर व्यू रखें तो अभी भी चांदी ट्रेजेक्टरी वीक ही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 50 डेज और 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है। बट अगर 2-3 दिन हमने देखे तो थोड़ा जो सेल ऑफ है वो थोड़ा कम हो चुका है। तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 64 से 63,000 के बीच में एक बेस बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी चांदी में सेल ऑफ देखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहीं से थोड़ा बहुत बॉटम आउट हो सकता है। बट आगे भी जो अपसाइड है वो भी कैप्ड ही लग रही है, क्योंकि आगे जाके भी अगर रेट हाइक होगी
तो रिसेशन फियर्स की वजह से चांदी वैसे इंडस्ट्रियल मेटल है, तो उसको ज़्यादा दबाव में दिखना चाहिए। इंट्राडे पर्पस देखें तो आज इंट्राडे मुझे लग रहा है कि बार्न डिप से रखना चाहिए, बट जस्ट ऑन इंट्राडे पर्पस, कि जहाँ पे 65,500 के करीब बाय कर सकते हैं 66,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 65,000 का। ऑलराइट, और अब वक्त है हमारे दर्शकों के सवाल लेने का। इस वक्त हमारे साथ कैलाश मोदी जी जुड़ चुके हैं शुजालपुर से। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये क्रूड के अंदर क्या चाल रहेगी? लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए इस करंट रेट पे? ओके, बीरेन जी से जानते हैं क्रूड पर सवाल, क्या करना चाहिए कैलाश जी को सर? अभी इसका मोमेंटम डाउन साइड का है, बट आज जो फेड की मिनट्स आ रही है तो आज के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये एंटीसिपेटरी ट्रेड है जो मैं क्रूड और गैस जैसी वोलेटाइल चीज़ों में कोई जब मेजर डेटा होता है तब अवॉइड करता हूँ। चलिए, तो कैलाश जी को ये रही सलाह बीरेन जी की। राम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और कॉलर। राम जी, स्वागत है आपका, पूछिए सर अपना सवाल। राम जी अपना सवाल पूछिए सर। हाँ, कैस्टर सीड ऑयल किट पे सवाल है मेरा। जी, कैस्टर सीड ऑयल किट पे। कैस्टर सीट पर आपका सवाल है। भाविक जी से राय समझ लेते हैं। भाविक जी, राम जी के लिए आपकी सलाह। हाँ, देखिए कैस्टर में अगर देखें तो काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और उसने अगर मैं देखूँ तो नियरली 1 साल का लो भी ब्रेक कर दिया है, और टेक्निकली भी आई थिंक अभी भी लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो जारी रह सकता है 65 से 6400 का। तो एक बार अगर कल 6650 के करीब आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 6500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6700 का, और जो भी आप अभी सेल रखे वो थोड़ी पोजीशन कम रखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 65 से 6400 के बीच में थोड़ा बॉटम आउट हो सकता है, या शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी हमने सेलिंग प्रेशर दिखे है, बट अभी भी दबाव में है, तो इंट्राडे सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति रखें, और टारगेट 66,500 का दिया है फिलहाल। 6650 का शुरुआती जो दिया था, और टारगेट जो है सर ने जो बताया वो 66,500 तक का बताया है। तो इस हिसाब से आप रखें अपनी स्ट्रैटेजी। अगला सवाल ले लेते हैं, पवन जी का है, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, पूछिए अपना सवाल सर। सर नमस्कार सर। सर, मुझे कोरिएंडर पे सवाल करना है। बीरेन वकील साहब से पूछना है जी। 7250 रुपए पे मई का लॉन्ग किया हुआ है जी, बीरेन सर जवाब देना चाहेंगे सर पवन जी को? आपकी एंट्री थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट आगे जाके आपको अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है या थोड़ी डीप पॉकेट्स है तो आप एवरेजिंग के लिए 6500-600 के आसपास थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। ठीक है, के आसपास अरावल पीक होगी, उस समय मार्केट बॉटम आउट हो जाना चाहिए। ऑलराइट सर, तो पवन जी आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब एक और कॉलर हमारे मुकेश जी जुड़ चुके हैं जैसलमेर से। मुकेश जी स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। सर, मेरा सवाल वीरेन जी से था। जी सर, सोया तेल का क्या आउटलुक रहेगा? सोया तेल पर आउटलुक पूछ रहे हैं, बीरेन जी से सवाल है मुकेश जी का। बीरेन जी। मेरे हिसाब से ये हीट वेव जो है उसके लिए कंजम्पशन थोड़ा कम होगा, बट ग्लोबल मार्केट में सभी खाने के तेल बॉटम आउट हो चुके हैं और वेदर के रिस्क है। तो मैं समझता हूँ कहीं भी रंग पंचमी के आसपास जो सप्लाई प्रेशर आएगा उसमें कहीं लॉन्ग साइड की पोजीशन एक्सपोजर लेने का चांस मिलेगा। चलिए, तो सोया पर ये रही बीरेन जी की स्ट्रैटेजी। अगला सवाल फरहान जी का। फरहान जी स्वागत, पूछिए अपना सवाल सर। जी। बीरेन वकील साहब सुन रहा है मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बीरेन जी सुन रहे हैं आपको, पूछिए। बीरेन वकील से सवाल है। पिछली बार इन्होंने सर ने जो क्रेक नहीं किया था मेंथा को, अगर आप क्रेक किया हो तो बढ़िया सी राय दे दें मार्च का आउटलुक के लिए। मेंथा पर? जी, बीरेन वकील सर से। ठीक है बीरेन जी, फरहान जी को आप अपना जवाब देना चाहेंगे? ये जिस हिसाब से विंटर रेंज इस बार काफ़ी कमज़ोर रहे, तो मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट 1010-15 के आसपास में लॉन्ग साइड प्रेफर करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा वाइडर रहेगा 975-980 का, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी थोड़ा वाइड है 1050-1075 के बीच, और इसकी टाइम फ्रेम भी थोड़ी वाइड है, 2-3 वीक की है। ऑल राइट, चलिए
सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और हमारे कॉलर। सुरेश जी स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। सर मेरा नेचुरल गैस पे सवाल है, तो मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट 200 का कॉल लूं या फिर फ्यूचर लूं? भाविक जी, सुरेश जी को आप जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, फ्यूचर तो मत लीजिए क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन, काफ़ी वॉलेटाइल नेचुरल गैस है, तो ऑप्शन थोड़ा फिर भी अच्छा है रिस्क, क्योंकि आपको पता है जितना आपने प्रीमियम दिखा है, और दूसरा ये भी है कि अगर ज़्यादा फॉल होता है तो प्रीमियम जो है वो थोड़ा कम जाते हैं फ्यूचर के कंपैरिजन में। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अगर आपको लेना है तो 200 का कॉल ही लीजिए, फ्यूचर मत लीजिए। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि 150 के करीब थोड़ा बहुत एक बार शॉर्ट कवरिंग ज़रूर से आनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखने को मिला है। ऑल्दो फंडामेंटल अभी भी वीक है, तो अपसाइड भी मुझे 220 224 से ज़्यादा नहीं लग रहा है, पर 200 का आप फ्यूचर का कॉल ले सकते हैं, फ्यूचर नहीं। ऑलराइट, और इस वक्त हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं, जो कि जुड़ रहे हैं नांदेड़ से। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। सर मैंने सिल्वर सेल किया हुआ है 65,000 पे, और एक्सपायरी को 2 दिन ही बचे हैं सर। मुझे भाविक सर से चाहिए सर। ओके भाविक जी, चांदी पर आपकी राय राजेश जी के लिए। देखिए, चांदी में वैसे तो अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी है, और तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो फेड की मिनट्स पब्लिश होने वाले हैं 12:30 बजे, तो कल एक बार चांस मिलेगा। अगर कल आपको थोड़ा बहुत करेक्शन भी मिलता है अराउंड 65,000, तो आप एक बार आपकी शॉर्ट पोजीशन है वो थोड़ा निकल जाइए, और अगर ऊपर के टाइम 67,000 के ऊपर जाता है तो वैसे भी निकल जाइए, क्योंकि अच्छे खासा हमने करेक्शन देखा है। तो यहाँ से थोड़े बहुत मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो कल अगर गैप डाउन मिलता है तो आप निकल जाइएगा। गैप डाउन मिलता है तो निकलने की सलाह राजेश जी को भाविक जी की तरफ से। सुरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से। सुरेन जी स्वागत है आपका, पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार जी, मैं किसान हूँ। कॉटन का आगे क्या रहेगा जी आउटलुक? कॉटन पर आउटलुक पूछ रहे हैं बीरेन जी, आप जवाब देना चाहेंगे? अभी समर मंथ है, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए यहाँ। महाराष्ट्र में अराइवल बढ़ रही है, गुजरात की भी अराइवल थोड़ी बढ़ेगी। अगले 2-3 वीक का आउटलुक थोड़ा कमजोर है। ठीक है सर। राम अग्रवाल जी मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पूछिए सर अपना सवाल। सर मेरा सवाल एनजी से है। मैंने 220 रुपए पे 4 लॉट बाई किए हुए। अच्छा, एनजी पर सवाल। बीरेन जी आप ही जवाब दे दीजिए। नेचुरल गैस पर राम अग्रवाल जी को क्या करना चाहिए? ये थोड़ी महंगी एंट्री है, और ऑलमोस्ट 20-25 रुपया नीचे है। 178 ब्रेक होता है तो एग्जिट कर ले, क्योंकि इसका रोल ओवर जो आएगा वो काफ़ी महंगा है, तो बाई साइड नहीं रहनी चाहिए यहाँ से, और डाउन साइड में दिख रहा हूँ। अच्छा बीरेन जी, नेचुरल गैस की बात चल रही है तो हम देख रहे हैं कि गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। MCX पर दाम 5% से भी ज़्यादा टूटे हुए हैं, भाव जो है 165 के नीचे आ गए हैं। ये कीमतों में गिरावट थम क्यों नहीं रही है, और हो क्या रहा है नेचुरल गैस में सर? यूरोप में स्पॉट प्राइस यूक्रेन वॉर को चलते हुए जो ओवर स्टॉकिंग हो गया, जर्मनी और यूरोप ने काफ़ी दूसरी जगहों से गैस ले लिया, तो $300 तक प्राइस चले गए थे, जो अभी सिर्फ 30 यूरो बचे हैं। मीन्स पीक से 90% का डाउनफॉल आया है यहाँ। और जो विंटर है वो काफ़ी सॉफ्ट रहा, मीन्स माइल्ड विंटर रहा, तो कंजम्पशन में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो सप्लाई है वो बेहद ज़्यादा है। अगर अमेरिका में भी अगर समर हार्श नहीं रहता है तो हम वहाँ भी इन्वेंट्री का इश्यू देखेंगे। ऑलराइट, अर्जुन जी अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे लाइव कॉलर। अर्जुन जी स्वागत है आपका। सर पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल गंवार पे है। मेरे पास हाजिर में गंवार पड़ा है, तो मार्च अंत तक 7,000 आ जाएगा क्या? 100 बोरी है। अच्छा, भाविक जी अर्जुन जी को क्या सलाह देंगे ग्वार पर? देखिए, गवार में अगर देखें तो मुझे लग नहीं रहा कि मार्च तक 7,000, आई थिंक उन्होंने बोला है 7,000 तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि वैसे भी अगर गवार देखें तो 5700 से 6600 के बीच में ही चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्च के एंड की भी मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है 65-6600 तक ही आ सकता है, तो वहाँ पे वो बेच सकते हैं। 7,000 का अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि प्राइस आएगा। ऑलराइट, गोविंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। गोविंद जी स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल।
जी सर, मेरा सवाल गेहूं पर है। क्या गेहूं 3,000 रुपये बिकेगा इस साल? 3,000 पर बिकेगा क्या गेहूं? बीरेन जी, गोविंद जी को आपकी सलाह। काफी पॉलिसी सेंसिटिव आइटम है ये। अभी जैसे सरकार का काफी कड़ा रुख है इन्फ्लेशन महंगाई कम करने को। आगे मार्च का वेदर बहुत ही अहम रहेगा। वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा सपोर्टिव वेदर तो नहीं है। अर्जेंटीना में ड्रॉट है और अमेरिका में भी शायद वेदर इतना सपोर्टिव नहीं है। अगर इंपोर्ट की छूट नहीं आती है, मीन्स इंपोर्ट नहीं आता है, तो हम कहीं कुछ बेटर प्राइस तो देखेंगे, लेकिन कितना जाएगा वो अभी से कहना मुश्किल है। मार्च के बाद क्लैरिटी आएगी। ऑल राइट, अमरदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमरदीप जी, स्वागत है आपका। पूछिए सर अपना सवाल। मैं पूछना चाहूँगी जिंक में लॉन्ग किया जा सकता है? जिंक पर आप पूछना चाह रहे हैं अपनी राय। भाविक जी, जिंक पर अमरदीप जी को क्या सलाह देंगे? जी सर, उसे मुझे लग रहा है कि जिंक अच्छी खासी अभी भी यहाँ से अपसाइड दिख सकता है, क्योंकि टेक्निकली भी देखें तो 267 का एक डबल बॉटम बना चुके हैं। तो इधर आप यहाँ से, या तो अगर मैं मार्च का कॉन्ट्रैक्ट दूँ तो थोड़ा बहुत नीचे जाता है 271 के करीब, तो आप बाय कर सकते हैं 269 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 276 का। और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं 271 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 276 का। चलिए, तो स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर भी हैं, साथ ही साथ जो भाविक जी ने बताए इस हिसाब से आपको बनानी है स्ट्रैटेजी। नासिक से राहुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, पूछिए अपना सवाल। सर, अभी मैंने सुना नेचुरल गैस से उन्होंने बताया कि 300 से 30 रुपए तक आ गया था, तो मुझे ये कहना है कि और कितने नीचे जा सकता है, और ये वक्त के हिसाब से धीरे धीरे कब बढ़ेगा, उसका और टाइम ड्यूरेशन 200 तक जाने को कितना टाइम लग सकता है? ओके, बीरेन जी से तो हमने नेचुरल गैस पर काफी बात कर ली थी। भाविक जी की भी थोड़ा राय ले लेते हैं। भाविक जी, राहुल जी को क्या सलाह देंगे सर नेचुरल गैस पर? देखिए, बॉटम तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 150-140 के करीब एटलीस्ट एक टेम्पररी स्टॉप आना चाहिए। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 7 महीने 2023 के $3 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो इन्वेंट्री काफ़ी है और जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है, क्योंकि इस बार जो विंटर है वो भी सॉफ्ट है। तो यही फैक्टर्स की वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। मे बी थोड़ा बहुत अगर फ्रीपोर्ट एलएनजी जो यूएस है वो वापस शिप करना शुरू कर दे फुल फ्लेज, तो यहाँ से 220-225 की रैली आ सकती है। और अगर अभी भी यूएस का भी अगर हम वेदर फोरकास्ट देखें तो ये एंड तक ही मुझे लग रहा है कि ठंड है, वापस से थोड़ी गर्मी आएगी, तो इस बार कंजम्पशन नहीं होगा। अगर तेज़ी ज़्यादा दिखती है तो मे बी नेक्स्ट अक्टूबर में, कि जब विंटर सीजन शुरू होगा तब देखेंगे। बट अभी लग रहा है कि एटलीस्ट 225-230 अपसाइड कैप है, और टेम्पररी बॉटम एटलीस्ट 140-150 के बीच में है। तो जो बॉटम के रिलेटेड सवाल आपने पूछा था 140-150 के बीच में, ये है जो नजरिया भाविक जी का। राहुल, माफ कीजिएगा, राजू जी इस वक्त हमारे साथ जलंधर से जुड़ चुके हैं। राजू जी, स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। नमस्ते जी। नमस्ते। 3 नोट गोल्ड के सेल है 56,190 पे, क्या करूं? ठीक है बीरेन जी, गोल्ड पर राजू जी को आप क्या सलाह देंगे? फिलहाल शॉर्ट साइड बने रहना चाहिए। आगे यहाँ से भी हम 500-700 रुपये डाउन देखेंगे, यानी 55,500-700 तक प्राइस आने चाहिए। तो बने रहने की सलाह राजू जी को। दिलीप पाटिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे कपास के बारे में पूछना था कि कपास के भाव कब बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कपास बहुत है और घर में पड़ा है, बिक नहीं सकते। भाव चाहिए 10,000 जी, कब मिलेगा? तो कपास पर आपका सवाल है। भाविक जी। जी देखिए, फिजिकल है और कपास का है, तो बीरेन जी ज़्यादा अच्छे से ट्रैक करें, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल राइट, वो प्लीज, आंसर श्योर श्योर श्योर, बीरेन सर। अभी वेदर में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर लॉस का प्रॉब्लम उनको आएगा और आगे माइक या फाइबर की लेंथ भी शॉर्ट होगी, तो बेटर है इसमें निकल जाए। तो निकलने की सलाह है दिलीप जी आपको फिलहाल बीरेन जी की ओर से। इस वक्त हमारे साथ बालकृष्ण जी जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, पूछिए अपना सवाल। गंवार 7200 तक जाएगा क्या? जी, ग्वार पर, ओके। भाविक जी।
देखिए गवार में जैसे अभी मैंने बताया कि एक 5500 से 6600 के एक रेंज बची गई है, तो उन्होंने आई थिंक 3200 कहा, तो मुझे नहीं लग रहा कि 32 हो जाएगा। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा नीचे अगर मैं देखूँ तो 5200 और ऊपर देखूँ तो 6600, तो एटलीस्ट एक महीने में यही रेंज में ट्रेड करेगा ऐसा लग रहा है। राजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल सर। सेठ बीरेन सेठ से सवाल है कि अपना जीरा अभी क्या देख रहे हैं, 35,000 जाएगा कि नहीं? 35,000 जाएगा या नहीं जीरा? जी बीरेन सर, राजेश जी को आपकी सलाह। दो सिनारियो है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये एरिया में अगर तापमान बढ़ा मीन्स 35 के ऊपर रहा अगले 3 वीक, तो शायद वो 35 देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ फसल अभी क्रिटिकल स्टेज पे है। गुजरात की फसल सेफ ऑलमोस्ट सेफ हो चुकी है। अगला 3 वीक के वेदर पे ये सवाल निर्भर करेगा। अगर क्रॉप वहाँ कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होती, वेदर नॉर्मल रहता है, तो जीरा आगे डिसेंट करेक्शन दे सकता है, बट फिलहाल एकदम क्रिटिकल स्टेज पे है। ऑल राइट सर, और अब आखिर में जरा फटाफट से मेटल्स पर दोनों हमारे मेहमानों की राय ले लेते हैं। भाविक जी आपसे शुरू करते हैं, मेटल्स पर क्या आउटलुक रहेगा सर? देखिए मेटल में मुझे जिंक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि एक अच्छा डबल बॉटम भी बना है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अपसाइड एटलीस्ट इंट्राडे 276 से 278 के बीच में रह सकती है। तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट अगर दे पाता है 271 पे, तो 269 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ठीक है बीरेन सर? यहाँ हल्का सा शॉर्ट साइड दिख रहा है मुझे, बिकॉज चाइना से काफ़ी सॉफ्ट डेटा आ रहा है और युआन की कमजोरी है। फेड की मीटिंग अगर हॉकिश रही तो थोड़ी डाउन साइड देखेंगे। चलिए ठीक है सर, तो इसी के साथ कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आज बस इतना ही। जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उम्मीद करते हैं उन सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और इन जवाबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। बीरेन वकील सर आपका थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। भाविक पटेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो इसी के साथ इस शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।